मिस माया, बरसों बाद उसी शहर में आना भला भला सा लग रहा है। इस शहर को कभी भुला कहाँ पाई। हालांकि अब अपना कहने को ना कोई रिश्तेदार है ना परिचित, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कितनी ही पुरानी यादें मुझसे गलबहियां करने को बेचैन हैं। सोचा भी ना था कि दोबारा कभी इन रास्तों पर लौटूंगी, पर बेटी ने इस शहर से ही अपना वर चुन लिया। आज टीका करने जा रही हूँ। मेरे लंबे चौड़े परिवार के गिने चुने लोग ही आए हैं। सड़कें अपनी पुरानी पहचान लगभग खो चुकी हैं। फ्लाईओवर्स के जाल बिछ गए हैं। मैं लगातार खिड़की से बाहर रंग बिरंगे होर्डिंग्स की भीड़ में पुरानी यादों के निशान ढूंढने में लगी हूँ। बगल में बैठी जेठानी जी को बताना चाहती हूँ कि ये शहर कभी मेरा कितना अपना था, पर देख रही हूँ कि मैं स्वयं ही इस शहर के लिए नितांत अजनबी हो चुकी हूँ। मेरी कार जो सबसे पीछे चल रही थी, एक छोटे से धमाके के साथ थोड़ी दूर घिसट कर रुक गई। ड्राइवर के बगल में बैठा मेरा बेटा बोला, लगता है टायर पंक्चर हो गया। उफ़्फ़ो, ये क्या? मन कुछ आशंकित हो उठा मेरा। वर्षों के दुराग्रह छूटते हैं भला। मैं बेचैनी से भर उठी। भीड़ भड़क्के से निकल गाड़ी अभी 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 जरा खुले में आई थी, और ड्राइवर ने कहा वह जल्दी ही स्टेपनी बदल लेगा। किंतु तय हुआ कि मुझे और जेठानी जी को अनावश्यक ना रोका जाए। अतः बेटे ने फोन करके अगली गाड़ी को रुकवा दिया। गाड़ी की दूसरी तरफ आते ही पेड़ों के झुरमुट में हठात मेरी दृष्टि उस इमारत पर चिपक गई। सघन पेड़ों के बाद एक बड़ी सी खुली खुली जगह, वह इमारत वैसे ही खड़ी थी। वही चर्च का घंटा, वही क्रॉस, वही लाल ईंटें और इमारत पर उकेरा कॉन्वेंट अनाम। एक बारगी झुरझुरी सी हो आई मुझे। किसी गहरे रहस्य को अंक में समेटती यह इमारत मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने जेठानी जी का हाथ पकड़कर लगभग उन्हें ठेलते हुए गाड़ी में बिठाया और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ डाली। मन में एक भय उठा, कल्कि को भी लड़का पसंद आया तो कहाँ का। दिन भर रस्मों, नए संबंधियों और अपरिचित माहौल में वह इमारत और उससे जुड़ी त्रासद यादें जैसे किसी हिडन आइकन की तरह मेरे दिमागी कंप्यूटर के किसी कोने में दुबक गई थी। अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा घर परिवार। सौमित्र और अन्य सभी लोग अभी नीचे हॉल में ही थे। सब गपशप में लगे थे। हमारे संबंधियों का सौजन्यपूर्ण भोज मेरे उदर पर काफी भारी पड़ रहा था। सो सोचा जरा खुली हवा में टेरेस पर चहलकदमी ही क्यों ना कर ली जाए। दिन में अपनी भावी समधिन द्वारा दिखाई गई सीढ़ियां चढ़ती मैं टेरेस पर चली आई। एरेस के दूसरे सिरे पर पहुंचकर मुड़ी ही थी कि धक्का से रह गई। तो क्या जिस सड़क का गोल चक्कर लगाकर हम इस बिल्डिंग में आए, वो कॉन्वेंट के ठीक पीछे ही है। मेरे सामने यूकेलिप्टस के पेड़ों के पीछे दूधिया चांदनी में नहाया हुआ कॉन्वेंट का बड़ा सा घंटा चमक रहा था। मैं उल्टे कदमों मेजबानों द्वारा दिए अपने कमरे में चली आई। ध्यान हटाने के लिए मैंने टीवी तो ऑन कर लिया, लेकिन अनचाहे ही यादों की परतें एक एक कर टीवी स्क्रीन को ढांपने लगी। तब इस शहर में मेरा ननिहाल हुआ करता था। खुला खिला सा शहर, बड़ी सड़कें, विरल आबादी और सघन अपनापन। नानी, मामा मामी और उनकी इकलौती बेटी। जब भी छुट्टियां होती मैं यही बिताती। इसके बावजूद कि वो मुझसे 4 साल छोटी थी, उसकी और मेरी खूब जमती। छुट्टियां थी और मैं यही थी। मेरी कजिन कुकी उन दिनों रोजाना स्कूल से लौटती तो कोई ना कोई चॉकलेट लाती और मेरे साथ शेयर करते हुए मुझे मिस माया के किस्से सुनाती। वह 11वीं में थी और अपनी एक टीचर मिस माया की फैन थी। उसकी मिस माया जो कॉन्वेंट में पियानो टीचर थी और जो उसी की बस में गेट के पास वाली सीट पर बैठा करती थी। वे हेमिंगटन रोड के कोने पर बने एक पीले बंगले में रहती थी। कुकी बड़े उत्साह से बताती कि खूब बड़े उस बंगले में एक खूबसूरत बगीचा भी था, कई रंगों के गुलाबों से भरा। कुकी के कथनानुसार उनके ड्राइंग रूम में बड़ी बड़ी अलमारियों में विचक्राफ्ट से संबंधित देसी विदेशी साहित्य भरा पड़ा था। मिस माया बंगाली क्रिश्चियन थी और उन्हें ब्लैक मैजिक आता था। कुकी के अनुसार उनके पास कई तरह के जादुई मुखौटे भी थे। वे बूढ़ी थी फिर भी गहरा मेकअप किया करती, अजीबोगरीब लिबास पहनती। वे एक मानी हुई विच थी। कुकी ने बताया था कि उनके घर में भी गहरे आबनोसी रंग का बड़ा सा पियानो रखा हुआ है। उनके पास वीजा बोर्ड है जिसके जरिए वे लोगों का भूत और भविष्य बताया करती है। मैं नोटिस करती कि यह सब बताते बताते वह खो सी जाती। यह मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि वह उनसे पहली बार कब मिली थी, पर 12वीं में आने तक उसने कई बार मिस माया की बातें की थी। एक बार उसने काफी उत्साह से बताया कि मिस माया प्लैंचेट के जरिए मृत आत्माओं का आह्वान करती है। मुझे उसकी मिस माया का व्यक्तित्व एकदम रहस्यमयी और काफी हद तक डरावना लगने लगा था।
सो मैंने उसे धमकाया भी कि वह इस माया से जरा दूर ही रहा करे, नहीं तो मैं मामा से कह दूंगी। मामा की सख्ती से सब डरते थे। इसके बाद कुकी ने मुझसे मिस माया का जिक्र करना छोड़ दिया। मुझे याद है उस दिन मैं नहा कर आई को कुकी गुनगुनाती हुई अकेली टेबल पर झुकी कुछ कर रही थी। मैंने पीछे से जाकर उसे चौंकाना चाहा था, किंतु आश्चर्य वह जरा भी नहीं चौंकी और उसी तरह पेंटिंग करती रही। वह एक बड़ा सा रंग बिरंगा किंतु भयावह मानव चेहरा था। मैंने चित्र उसके सामने से खींच लिया था और आश्चर्य में भरकर पूछा था, ये क्या पेंट कर रही है तू? अजीब उत्तर था उसका, यह मैं हूं। उन छुट्टियों में मेरी और उसकी ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। हम दोनों के ही एग्जाम्स थे और हम एक ही कमरे में रहते हुए भी अपनी किताबों में मुंह गाड़े रहते। मैंने खास गौर ही नहीं किया तब कि वह कुछ ज्यादा ही गंभीर रहा करती और चुप भी। एक रात वह उठकर नींद में चलती हुई घर के मेन गेट तक पहुंच गई थी कि हमारे ड्राइवर ने, जो बाहर बरामदे में ही सोता था, इसे रोक दिया। कई महीने बीत गए मुझे वापस आए हुए कि एक दिन बहुत रुआसी आवाज में माँ ने मुझे बताया, रावी, आज मामी जी का फोन आया है। कुकी बहुत सीरियस है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैंने चौंक कर माँ से और जानना चाहा कि आखिर अचानक उसे क्या हो गया, किंतु माँ को भी इसके अलावा और कुछ ज्यादा मालूम नहीं था कि वह एग्जाम्स के दौरान बेहोश हो गई। मेरे इंटरनल्स ना चल रहे होते तो हम तुरंत उसे देखने चले जाते। उसी शाम दोबारा फोन पर पता चला कि अब उसकी हालत सुधर रही है। सप्ताह भर बाद ही मेरी क्लासेस कुछ दिनों के लिए ऑफ हो गई। ऋषु को पापा के साथ छोड़ मुझे लेकर माँ कुकी को देखने गई। पता चला कि एक दिन कक्षा में बैठी बैठी वह जड़वत हो गई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, किंतु देर बाद उसकी किसी फ्रेंड के कई बार पुकारने पर भी जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने आकर कुकी को कंधे से पकड़कर हिलाया, लेकिन वह वैसी ही गुमसुम बैठी रही और फिर बेहोश हो गई। सिस्टर ने फोन पर खबर दी और उसे घर लाया गया। बाद में डॉक्टरों पे कहने पर उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो डॉक्टरों की राय पर उसे मनोचिकित्सक विभाग में भेज दिया गया। मामा मामी नहीं चाहते थे कि बात फैले, इसलिए उन्होंने कुकी की हालत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे माँ से पता चला। डॉक्टर कहते हैं कुकी को एक तरह का सिजोफ्रेनिया है। तब सिर्फ 17 की थी कुकी। मिस माया का जिक्र सामने तब आया जब मैं वहां गई। कितने ही तो किस्से भी सुनाया करती। कहती मिस माया ने उसे बताया कि एक रोज एक लड़की स्कूल कैंपस में अकेली छूट गई। वो लाइब्रेरी में सो गई थी और रात को जब उसकी नींद खुली तो वो डर के मारे मदद के लिए पुकारती हुई बेसमेंट की तरफ चली गई, क्योंकि उधर से लाइट आ रही थी। वहां उसे एक सिस्टर खड़ी दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें पुकारा और वे घूमी, उनके चेहरे की जगह कंकाल था। वो बेहोश हो गई। दूसरे दिन उसे लाइब्रेरी में बेहोश पाया गया। बाद में वो पागल हो गई। मैंने टोका भी था कुकी को कि झूठी है तेरी मिस माया। जब वो लड़की पागल हो गई तो किसी को पता कैसे चल सकता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी था। मुझे उसकी आंखों में भराया आक्रोश बता गया कि उसे मेरा इस तरह उसकी मिस माया पर शक करना काफी नागवार लगा। वे सारी बातें उसने मेंटल हॉस्पिटल में कही थी। स्टूपिड! वह चिढ़ गई थी। मैंने तब इतना अंदाजा लगाया था कि जो भी है ये मिस माया, कुकी उनसे गहरे जुड़ गई है। मैं सारी बातें, सारे किस्से एक एक कर माँ और मामा मामी को बताने लगी, ताकि वे मुझ पर यकीन कर पाएं कि यह मिस माया ही थी जिन्होंने कुकी के मन में ऐसा भय उत्पन्न कर दिया था। यह कि एक लड़की मिस माया के बंगले से लेकर कॉन्वेंट तक आधी रात को टहला करती थी, जिसे मिस माया ने ही एक्सोर्सिज्म के जरिए मुक्त दिलाई थी। यह कि एक बार मिस माया के प्लांचेट से एक मृत पिता ने सीधे सीधे अपनी बेटी से बात की। यह कि मृतात्माओं का एक भरा पूरा संसार है जिससे हम अपरिचित हैं और कुछ प्रेतात्माएं तो बहुत सशक्त होती हैं। यह भी कि मिस माया ने उससे प्रॉमिस किया है कि अगर वह आधी रात को उनके बंगले पर जाए तो वे उसे लाइव प्लांचेट दिखाएंगी। मां मुझ पर बरस पड़ी। तुझे इतना सब पता था तो पहले क्यों नहीं बताया रावी? वो मैं हकला कर रही गई। मामा सिस्टर के पास पहुंचे और सीधे मिस माया के खिलाफ शिकायत की, किंतु चौंकते हुए सिस्टर ने नाम दोहराया। मिस माया? हमारे यहाँ तो इस नाम की कोई टीचर है ही नहीं। इनफैक्ट अच्छी पियानिस्ट अवेलेबल ना होने की वजह से पियानो रूम तो अरसे से बंद पड़ा है। इस अप्रत्याशित उत्तर से हम सब चौंक पड़े।
सिस्टर ने हमारी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और समझाते हुए कहा, हो सकता निशा ने, कुकी का स्कूल का नाम निशा था, अपनी किसी फ्रेंड या किसी वेंडर से इस तरह के उल्टे सीधे किस्से सुन लिए हो और मामा सिस्टर की बात से बड़ी आसानी से सहमत हो गए। बस के ड्राइवर ने भी तस्दीक की थी कि हेमिंगटन रोड पर निशा की बस का स्टॉपेज है ही नहीं। भले ही साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेहरोत्रा के मुताबिक मिस माया पूरी तरह मनगढ़ंत चरित्र हो, जिसे कुकी ने कहीं से सुनकर विस्तार दे दिया था, और जैसा कि उन्होंने घंटों काउंसलिंग में मामा मामी को समझाया था सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स के बारे में। लेकिन किस्से तो थे, कई कई थे। स्कूल के बाहर खिचड़ी बालों वाला दुकानदार काफी संजीदा व्यक्ति लगा था। मैंने अनुमान लगाया, हो ना हो यहीं से खरीदती होगी रोजाना कुकी व चॉकलेट्स। मेरे ही कहने पर मामा उसकी दुकान पर मेरे लिए चॉकलेट खरीदने के बहाने मिस माया की बाबत पूछताछ करने लगे। उसने आवाज को जरा दबाकर मामा को बताया, आप मेरा नाम मत लेना, पर कॉन्वेंट वाले इस बात को छिपाते हैं। गुजरे जमाने में यहाँ एक बंगाली टीचर थी। हेमिंगटन रोड पर आप जो पीला बंगला देख रहे हो ना, उन्हीं का था। अपने पिताजी के मुंह से सुना है मैंने। बात बहुत पुरानी हो गई है। एक रात उसी बंगले के हॉल में वह मरी पड़ी थी। लगभग फुसफुसाते हुए उसने कहा, साहब भूत प्रेत बुलाया करती थी, और आप तो जानते हो कि प्रेत इतने तगड़े होते हैं कि ओजा मुनियों तक को मार डालते हैं। रही होगी ऐसी ही कोई बात। अपनी अकाल मृत्यु के बाद वह खुद भी भटकती फिरती है। मामा जी के भीतर का सारा आक्रोश जैसे उबल पड़ा था। उन्होंने आपा खो दिया और एकाएक चीखकर दुकानदार का कॉलर पकड़ लिया। को तू ही है वह जो यहाँ बच्चियों को बहलाता फुसलाता है और अपनी दुकानदारी चलाने के लिए तरह तरह के किस्से सुनाया करता है। जानता भी है तेरी इस 2 टके की दुकानदारी के चक्कर में मेरी बेटी मौत से जूझ रही है। आसपास के तमाम लोग जमा हो गए। दुकानदार हैरान परेशान सफाई दिए जा रहा था। अरे साहब छोड़ो मुझे। सही कहते हैं लोग, सच बोलने का जमाना नहीं रहा। मैंने हमदर्दी में आपको सच बताया तो आप मेरी ही जान लेने पर आमादा हो गए। कुछ लोगों ने बीच बचावकर दुकानदार को उनसे छुड़वाकर उन्हें शांत कराया, तो कुछ एक ने दुकानदार की बातों की पुष्टि भी कर दी। मामा भयंकर क्रोध, आक्रोश और बेबसी की मिलीजुली प्रतिक्रिया में भरकर घर लौटे थे और आकर कई घंटे अपने कमरे में बंद हो गए थे। दैवी शक्तियों पर भरोसा करने वाली नानी घंटों अपने पूजा घर में विलाप करती रहती कि जाने कौन सी और कैसी नकारात्मक ऊर्जा थी ये, जिसने उनकी कुकी को घेर लिया। वे अक्सर माँ से प्रश्न करती, तू ही बता रमा, आखिर कुकी ही क्यों? हम सबने किसी का क्या बिगाड़ा था? माँ निशब्द क्रंदन करती हुई उन्हें और मामी का बस धीरज बंधाती रहती। कुकी की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती चली गई। वह किसी अनजानी दुनिया में खोती चली गई। मानो ना खाने की सुध, ना पीने की, ना नहाना धोना। मामी मामा पर जैसे वज्रपात हो गया। उसका इलाज महीनों चलता रहा। मैं 2 बार माँ के साथ आई थी यहाँ। इस सबके बाद माँ नहीं चाहते थीं कि मैं कुकी को इस हाल में ज्यादा मिलूं। वैसे भी उसने हमें पहचानना बंद कर दिया था। उसके कमरे की दीवारों पर कई उटपटांग से डरावने चित्र बने हुए थे। अक्सर वह किसी कोने में दुबककर घंटों कुछ बड़बड़ाती रहती, मुझे मार डालेगी वह, देखो देखो आ रही है वह। खून खून, कमरे में खून ही खून भरता जा रहा है। वह इतनी आक्रामक हो गई थी कि इसे घर में संभालना मुश्किल हो गया था। उसे पूरे इलाज के दौरान कई बार रिहैब ले जाया गया। मेरी नटखट प्यारी कजिन कुकी, कितनी मेधावी, कितनी हंसमुख, क्या हो गई? उसकी यह हालत देखकर कलेजा मुंह को आ जाता। सबसे छुप छुपाकर हेमिंगटन रोड के उस पीले बंगले पर भी गई थी मैं। उजाड़ वीरान खंडहर से उस बंगले को देखकर आसानी से जाना जा सकता था कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया, और मैं भयाकुल हो वापस लौट आई। कुकी फिर लौटकर कभी घर नहीं आई। रिहैब में ही थी कुकी की नानी चल बसी। कुछ देर बरस तक उसका इलाज चलता रहा। किसी दवा के रिएक्शन से हो गई उसकी मौत। डॉक्टरों ने पुष्टि की थी। वह चली गई सदा के लिए, और मामा मामी ने सबका कुछ बेच-पाच कर शहर ही छोड़ दिया। उसकी मौत के बाद कुछ सालों तक अक्सर मुझे डरावने सपने आया करते, और सपने में किसी न किसी रूप में वह कॉन्वेंट जरूर दिखता। शायद ऐसा इसीलिए रहा हो क्योंकि वह कुकी ही थी जो मेरे सबसे ज्यादा करीब थी। बरसों बीत जाने पर भी कुकी का दुखद अंत मुझे सालता रहा। उससे जुड़ी सारी बातें और यादें मुझे किसी शाप की तरह भयाक्रांत करती। वक्त के साथ धीरे धीरे कर यादें किसी अंधे कुएं में समा गईं। मैंने डॉक्टर की कही सारी बातों को यथार्थ से जोड़ते हुए जो खाका बुना था, वह डॉक्टरों तथ्यों से तर्कसंगत तो था,
परंतु कुकी सारे किस्से इतनी सजीवता से सुनाया करती थी कि मेरे मन का कोई कोना उन्हें झुठला पाने को राजी नहीं होता। मैं बार बार सोचती और पूरे घटनाक्रम को दोहराती। ये प्रश्न सदा अनित्तरित रहा। आखिर उस दिन बस की स्ट्राइक, कुकी को स्कूल से लेने के लिए मेरा जाना, दूर पियानो कक्ष के शीशे से परिलक्षित होती वह हमारी ओर पीठ किए बैठी, पियानो बजाती धुंधली सी आकृति और शांत वातावरण को छेड़ती सी पियानो की वह सुरीली धुन। वह सच था या कुकी के जीवंत वर्णन से उपजा मेरा भ्रम?